हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कल आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान संवत 1925 से 50 का प्रकरण 1 सामान्य परिचय पढ़ा था। आज पढ़ेंगे गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन प्रथम उत्थान से और भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग। इस प्रकरण के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक रचनाकारों के साहित्यिक लेखन की विशिष्टता का वर्णन किया गया है और इसके साथ ही हिंदी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार के कार्यों की विवेचना करते हुए संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं का भी इस प्रकरण 2 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन सभी रचनाकारों का वर्णन यहाँ पे सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हैं, फिर बालकृष्ण भट्ट है, फिर उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन है, लाला श्रीनिवास दास है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, बाबू तोताराम है, पंडित केशवराम भट्ट और पंडित राधा चरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास और पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और पंडित भीम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दान और कार्तिक प्रसाद खत्री, फ्रेडरिक पिकोट इत्यादि रचनाकारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है इस प्रकरण के अंतर्गत। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल पंचम संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण शिक्षक संवत 1941 में हो गई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे माइनस निकाल लो, 57 कर लो तो इसका ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ईस्वी की बात करें तो 1850 आ जाएगा। इनका जन्म ईस्वी में बात करें हरिश्चंद्र का तो 1850 और संवत में 1907 और इनकी मृत्यु हो गई थी 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण शुक्ल संवत 1941 को। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए और उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक उपन्यास आदि देखे और हिंदी में देशी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला में अनुवाद करके प्रकाशित किया। तो विद्या सुंदर नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का और बंगला में इसका अनुवाद किया गया था। और कब लिखा गया इसको? तो संवत 1925 को। अगर इनके पिता की बात करें तो गोपाल चंद्र था और माता पार्वती देवी थी और इनकी पुत्री भी थी विद्यावती और पत्नी की मन्ना देवी थी, इनकी मन्नू देवी। और उपनाम ये रसा नाम से भी उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र रचनाएं करते थे उर्दू में। विद्या सुंदर नाटक का बंगला में अनुवाद किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य में बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली। किन्होंने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत पहल इसी हरिश्चंद्रिका से ही प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक तोड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उद्देश्य इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की पुस्तक में नोट किया और हिंदी नई चाल में डली सन 1873 में। तो कालचक्र की पुस्तक किसकी है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह से देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल में ही बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला, उसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था। उस समय नहीं था, उस समय ऐसे लेखक न थे। हिंदी का स्वरूप और जो बंगला की पदावली और वाक्य झोंके त्यों रखते थे या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हैं। उस समय की हिंदी में न दिक अशांति थी, न कांदना, सिहरना और छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और न कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, किसका? तो मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल किसका है? तो बाबू कार्तिक प्रसाद का। आदि लेख बहुत दिनों लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी निकाली। तो भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? बाला बोधनी, यानी कि बाल बोधनी निकाली। और इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, उनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके कुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वाले पर छींटे छोड़े। भारत में प्रेम में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई, उसके कारण बहुत कुछ राजा साप ही समझ जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गुलाब चंद्र का नहुष नाटक। नहुष नाटक किसका है? तो बाबू गुलाब चंद्र का। और आनंद रघुनंदन किसका है? तो महाराज विश्वनाथ का। तो उनके पहले 2 ही मौलिक नाटक लिखे हुए थे। ऐसा कौन कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों है ब्रजभाषा में थे। आनंद रघुनंदन और नहुष नाटक किस में थे? तो ब्रजभाषा में। भारतेंदु प्रणीत नाटक यह है, मौलिक नाटक है भारतेंदु के। भारतेंदु के मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विष मौसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, जो अधूरा है सती प्रताप। तो भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विष मौसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी और सती प्रताप। सती प्रताप जो कि इनका अधूरा मौलिक नाटक है। अनुवाद विद्यासुंदर, फाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, इन सभी का इन्होंने अनुवाद किया था। सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारतमाला का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से ली। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, उनका जो चंद्रावली नाटक है मौलिक नाटक, उसमें क्या है? प्रेम का आदर्श।
नीली देवी, ये भी इनका मौलिक नाटक है। इसमें पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई की ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया। भारत दुर्दशा, जिसमें देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशेष विष मौसम, देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम वर्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार की छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती है, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर ही देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों के ही की, पर हिंदी साहित्य में सर्वोत्तम विकास की ओर वे बराबर दत्तचित्त रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इसमें एक और तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कविता सवैये निकले और उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह में सुनाई पड़ने लगे। दूसरी ओर स्वदेश प्रेम की से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर से तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पंक्तियाँ आ जाती है, पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, और दूसरी ओर भंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में थे। कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक ओर तो वे राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गुथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग में के आदि में परिवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भाव को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग में लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम ठाकुर और जगमोहन लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट और पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया। तो ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु का हस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका ये मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी हमें दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते थे, उनकी भावावेश की शैली, दूसरी ओर तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश की भाषा में प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते थे और पदावली सरल बोलचाल की होती थी, जिसमें बहुत ही प्रचलित साधारण पारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते थे। चंद्रावली नाटिका के उद्धृत एक अंश देखे, यह चंद्रावली नाटिका का प्रस्तुत अंश है कि झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठाकर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम हो पड़ते, भला क्या काम था कि इतना पछड़ा किया, किसने ये उपद्रव और लाज करने को कहा था। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? चंद्रावली नाटिका की। जहाँ चित्त की किसी स्थायी शोभ की व्यंजना और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा कुछ वाक्य कुछ बड़े पर अन्वय जटिल नहीं। प्रेम वियोगिनी के सूत्रधार से इस भाषण को देख लीजिए कि सारे संसार के लोग सुखी रहे और हम लोगों का परम बंधु पिता मित्र पुत्र सब भावनाओं से भावित प्रेम की एकमात्र मूर्ति सौजन्य का
एकमात्र पात्र, भारत एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन जाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो। ये किसका है? तो प्रेम योगिनी के सूत्रधार में, इस भाषण में इसको देख लीजिए। इनके नेत्र में जल भरकर, हो सज्जन शिरोमणे कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बहाना ही है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। फिर मित्र तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हैं, हो तुम्हें इसकी निंदा से क्या, इतना चिंत क्यों शुद्ध करते हो। स्मरण रखो कि ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख करके विहार करोगे। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली कुछ अधिक समावेश होता था। इसका सबसे बड़ा छड़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में से, ये नील देवी का वाक्य है, पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। उनकी असली भाषा का रूप पहले तो 2 उदाहरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्य का अन्वेष सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भाव की मार्मिकता पाई जाती है और वाग वैचित्र्य चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। ये स्मरण रखना चाहिए कि हमने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों की रूप की एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमगन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संवत 1938 की आनंद कादम्बनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं पर मिलता है। एक बार भारतेंदु युग का काल विभाजन और उसका नामकरण देख लीजिए कि किस किस ने भारतेंदु का क्या क्या नाम दिया। तो जैसे हम रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, तो रामचंद्र शुक्ल की बुक में प्रथम उत्थान यानी कि नई धारा प्रथम उत्थान काल कहा, सब में 1868 से 1893 ईस्वी में। रामविलास शर्मा ने जैसे 1868 से 1900 को नव जागरण काल कहा और मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा। राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने जागरण काल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने पुनर्जागरण काल की इसको संज्ञा दी है। भारतेंदु युग को अलग अलग नामों से अलग अलग प्रस्तुतकर्ताओं के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार भारतेंदु युग के विविध नामकरण किए और भारतेंदु युग काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा। और जैसे भारतेंदु युग की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। सभी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, तो जानकारी के लिए ध्यान रख लेना। भारतेंदु युग के अगले रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए और जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई थी। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था तो संवत 1913 में और मृत्यु 1951 संवत में। ये इतने मनमोजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजी में जाकर शामिल हो जाते थे। कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। यानी कि ये है ना, लावनी शैली में कविताएं लिखी थी इन्होंने। कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु शैली की बहुत विभिन्नता भी लक्षित होती थी। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी और इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेशवारे की ग्राम्य कहावतों और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, समाज साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नाम से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घुर्रेक लता बीने, कनातन कढोल बांधे और समझदार की मौत है। बात मनोयोग वृद्ध भों। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की और ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे
तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने इनके नीचे दिए गए हैं। प्रताप नारायण जी ने पुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे, जैसे कली कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्रण खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया, और संगीत शाकुंतल लावणी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक का है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा। हटी हमी रणथंबोर पर अलाउद्दीन पर चढ़ाई व्रत लेकर लिखा, और गो संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुहारी कुहारी नाम का एक प्रश्न भी उनका है। तो इत्यादि नाटक इनके हैं, किनके? प्रताप नारायण मिश्र के। कौन कौन से? कली कौतुक रूपक और संगीत शाकुंतल और भारत दुर्दशा पर भारत दुर्दशा का नाटक भी लिखा है इन्होंने भारतेंदु के अनुकरण पर, और गो संकट नाटक, कली प्रभाव नाटक और जुहारी कुहारी नाटक भी इनका ही है। अगले रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकपास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग की कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला। किनका? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का। सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतें का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भरी रहती है, और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते, समझा बुझा करके स्थान पर समझाए बुझाए के पर्याय लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में गिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं, पर इस प्रकार पारसी अरबी के लफ्ज में नहीं। बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निराला पन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता है। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चौका और अनूठा था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की जड़ी बांधी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रख उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आँख आई है। ये छठ बोल उठे, भैया ये आँख की बड़ी बला है। ये आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर ग्रंथ प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टिल ने किया। इंपॉर्टेंट है, यानी कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टिल ने किया। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देख लीजिए। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों में अनुवाद निकाले। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता संवयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उनकी प्रशंसा देकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय
पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले हिंदी के 2 लेखकों को ही समझना चाहिए। अगले रचनाकार है उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी जो कि प्रेमघन से, प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किसमें था? प्रेमघन सर्वस्व में शीर्षक से किया था इन्होंने। बद्रीनारायण चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात में रहीसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला में उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझ जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं, यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिखकर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर वे कहने लगे, इसे यूं ही कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में पसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे जिसमें भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा। यह नाटक विलक्षण है। भारत सौभाग्य पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुसाध्य ही समझे। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बेसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है एक बदल हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार के लिए पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और भारत से प्रस्थान, भारतेंदु पेदन विदेश चले जाए, यह अति ख्यारी, अधिक काव्योक्ति इनकी मार्मिक है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रस्य महानाटक अथवा वेश्या विनोद महानाटक दूरव्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादंबरी में निकालते रहे, पर पूरा न कर पा सके। इसमें जगह जगह श्रृंगारस के श्लोक, कवित, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के हैं, अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछे तो आनंद कादंबिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों, आनंद कादंबिनी किसका है? दो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। तो प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, ये किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम परमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और ये भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। अपनी पत्रिका
अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल संवत 1938 की एक संख्या की कुछ अंश देखें। इसको देख लीजिए एक बार। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, किनका, बद्री नारायण का साप्ताहिक पत्र है नागरी नीरद। उसके शीर्षक भी वर्षा के कासे रूपक लिए हुए, जैसे संपादकीय सम्मति शमीर, प्रेरित कला पिक कलरव और हास्य हरिंतांकुर और वृतांत वकुला कावली, काव्य अमृत वर्षा और विज्ञापन वीर बहुटियाँ, नियम निर्घोष। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह से विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने भंग विजेता का जो अनुवाद किया, भंग विजेता का अनुवाद किसने किया, बाबू गदाधर सिंह ने, और उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की भी बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। उसका कुछ अंश देखें। कादम्बिनी की समालोचना निकाली थी। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने से पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। आगे के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो उनके पिता लाला मांगीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। तो लाला श्रीनिवास दास के पिता का नाम मांगीलाल था और वहाँ श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944। लाला श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944। भारत हिंदू के समसामयिक लेखकों में इनका भी एक विशेष स्थान है। उन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तक का कार प्रकाशित हुए। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन होने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदेह होकर शाप का ये परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी किसका है, श्री लाला निवास दास, यानी कि लाला श्रीनिवास दास। नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। ये स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। कहीं दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाता है, पर कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई, केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता, कहाँ स्वयंवर और कहाँ ये मुंशी जी।
जैसा ऊपर कहा गया है कि यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि दुखांत, भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण ये भी था। लालाजी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। संयोगिता स्वयंवर की बात करें तो यह है ना, लाला श्रीनिवास दास का सबसे पीछे का नाटक है। ये पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? श्री लाला निवास दास का। ये खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपर्युक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमोजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौदिश्य थी। परीक्षा गुरु से कुछ हंस नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकारवादी शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न हो जाता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवारवादी का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इस तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों का सम्मान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा तुरंत लग जाया करेगा। ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे ध्यान देने योग्य है। खैर ये तो हुई, इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। ठाकुर अगले रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं किसी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। उनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 को और मृत्यु संवत 1956 मार्च सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेल झोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेमपति कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्या टवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची फरक, जैसी सच्ची आनंद अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्रामीण जीवन के माधुरी का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न, इनका श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन सिंह जी का ग्रंथ, ये व्यक्त किया कि उसमें उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण आदि कवि। इनकी श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है? तो ठाकुर जगमोहन का। और शुक्ल जी ने इन्हें क्या प्रेम पथिक भी कहा है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन में व्यक्त किया कि उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को परवर्ती और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल रखा। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे, जहाँ पर बस इतना कहकर
उनकी श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देखते हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक दक्षिण कौशल का नाम देखिए। या ही मग हवे के गहे दंडक वन श्री राम, तासो पावन दे स्व विंध्याटी ललाम। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली की सामने रखने का मूक समर्थन तो उन्होंने किया ही, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप से लिपि उन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो भंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अग्रग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। अगले रचनाकार है भारतेंदु के समय के बाबू तोताराम। बाबू तोताराम की बात करें तो जाति से कायस्थ थे और इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। बीए पास करके हेड मास्टर हुए। अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरीश चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नाम की एक नाटक भी निकला था। जब तक रहे, हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केंटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रही थे। इनके कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देगी। कीर्ति केतु किसका है? तो बाबू तोताराम का। ये कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु बेचारों की क्या चलती, जो पराधीन होने से ही प्रसन्न रहता है और शिशु भार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ व्रता रमावती नगरी की नाम मात्र वाली प्रतिष्ठा बनाए हुए, नवपुर की निबल सेना और एक रीति तोती सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई, वह उसके संग है। हे ईश्वर, भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों के नीचे लिखे महानुभाव भी विशेष उल्लेख योग्य हैं। अगले रचनाकार हैं पंडित केशव राम भट्ट। पंडित केशव राम भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने संजाद सुंबुल और समसाद शोषण नामक 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझे। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए। इसमें हिंदू मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज और मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। पंडित राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो उनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 दिसंबर सन 1925 में हुए। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। कौन? पंडित राधाचरण गोस्वामी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार भी से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। उसके पक्ष में हिंदी बांधवों के कई लेख भी लिखे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। इन्होंने कहीं बहुत से अच्छे मौलिक नाटक लिखे, जिसमें सुदामा नाटक, सती चंद्रावती, अमर सिंह राठौड़, तनमंदन, श्री गोसाई जी को अर्पण, इनमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ बड़े नाटक है। किनके ही है? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी के। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़। सती चंद्रावली की कथावस्तु औरंगजेब के समय हिंदू पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई।
अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक हैं और नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मरणमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद का बंग भाषा में किया। अगले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास, व्यास जी के जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार, मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के पदों के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। कि इन्होंने पंडित अंबिका दत्त व्यास का है बिहारी बिहार। गद्य रचना का विवेचन इन्होंने अच्छा किया। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस 50 किसकी है, तो पंडित अंबिका दत्त। इसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य, काव्य, मीमांसा आदि अनेक गद्य पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने के स्थान पर उन्होंने लिखते थे। ब्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यकाल से ही करते थे, जिस बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका लिखी। ललिता नाटिका किसकी, तो अंबिका दत्त व्यास की लिखी थी। और भारतेंदु के कहने पर इन्होंने गो संकट नाटक भी लिखा था। पंडित अंबिका दत्त व्यास का गो संकट नाटक भी है, जिसमें इन्होंने हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। अगले व्यक्ति है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दास जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया, तब इन्होंने रासो सरक्सा लिखकर उसका असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अगले व्यक्ति है पंडित भीमसेन शर्मा। ये पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों की हिंदी भाषा से निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर उन्होंने अरबी पारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना ढालने की राय बड़े जोर शोर से दी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिपारिश और सिपरा, शीश, चश्मा को चश्मा, शिकायत को शिक्षा यत्न इत्यादि। अगले व्यक्ति है काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री की बात करें तो इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के माईथान मोहल्ले और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में। यहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके हैं और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 9 जनवरी 1891 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तकें लिखने की और उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। ये 3 पुस्तकें उल्लेख है इनका। काशीनाथ खत्री का ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, और 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाइया वाली घटना लेकर लिखा गया है। दूसरा है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा है लवजी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों, लेम्ब कृत का अनुवाद, नित्योपदेश बलेकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद, भारत त्रिकालिक दशा, कर्नल अलकौट के व्याख्यान का अनुवाद इत्यादि। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति की विधि करना योग्य है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे। अगले व्यक्ति है राधाकृष्ण दास। राधाकृष्ण दास की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे।
राधा कृष्ण दास कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु को अधूरा छोड़ा, भारतेंदु का जो अधूरा छोड़ा नाटक था सती प्रताप को पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखिनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा। दुखिनी बाला राधा कृष्ण का है और जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मौन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ। इनमें जन्मपत्र मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों के दुष्परिणाम दिखाया गया। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती और मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाप्राण प्रताप या राजस्थान केसरी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ। ये नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह पर हुआ। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके पात्र भी आदर्श के सांचे में डले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। उनमें कहीं कहीं ओज भी भरा हुआ, ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव और उसकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। ये बात चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निशाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता। अगले व्यक्ति हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री की बात करें तो जन्म संवत इनका 1908 और मृत्यु 1961। जन्म संवत कब था? 1908 और मृत्यु कब थी? 1961। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों पर रहे थे। कौन? कार्तिक प्रसाद खत्री है ना, आसाम, बंगाल कई स्थानों पर रहे थे। हिंदी का प्रेम इनमें अधिक था और 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी की संख्या में हरिश्चंद्र मैगजीन के छपने लगा, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों में के इनके किए अनुवाद काशी भारत जीवन प्रेस पे निकले। अगले व्यक्ति है फ्रेडरिक पिंकॉट। अगले व्यक्ति है फ्रेडरिक पिंकार्ट। इनका उल्लेख पहले हो चुका और ये कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी के लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी। 2 पुस्तकें उन्होंने हिंदी में लिखी। एक तो बाल दीपक, जिसके 4 भाग हैं। बाल दीपक के कितने भाग हैं? 4 भाग। नागरी और कथाक्षरों में विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जाता था, जैसे हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोती को बहुत संभाल कर रखो, मैली न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट न जाए। विक्टोरियाई चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद के पत्र की भाषा देख लीजिए कि आपका सुगत पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं संपूर्ण रूप से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्सर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते, तब तक उस देश का परम सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया। देखो 80 बरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावे। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 बरस तक पारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था। तो ये पत्र है ना
बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को फ्रेडरिक पिकोट ने लिखा था और फ्रेडरिक पिकोट एक हिंदी प्रेमी विद्वान थे। इनका प्रचार कार्य देखिए। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य जो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के समय प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी, इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कहीं पैम्पलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई और जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ। जब बलिया में सभा हो रही थी तो वहाँ बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया था भारतेंदु ने, और वे वहाँ जाते अपना ये मूल मंत्र अवश्य कहते हैं। भारतेंदु की उक्तियाँ है कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। इसी प्रकार पंडित नारायण मिश्र भी हिंदू और हिंदुस्तानी का राग अल्पाते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित होती हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख है। तो भाषा संवर्धनी सभा किसके द्वारा स्थापित थी? तो बाबू तोताराम के द्वारा। ऐसी ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्रणनी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई। सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ शक्ति प्रचार में काम में भी लगानी पड़ी। भारतेंदु के हस्त होने के उपरांत जो जो हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से 9 शिक्षकों की संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरिणी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सच पूछे तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इनके अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। इससे सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A. खड़गविलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह और भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह और बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य 2 है। एक तो नागरिक अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त 2 उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कहा है कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से 9 शिक्षकों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरिक प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य भी वृद्धि के साथ ही संबंध मानकर हम संक्षेप में उसका उल्लेख देना आवश्यक समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे, यह हम पहले से कहा है कि जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वह वहाँ गए थे, तब कई दिनों तक वहीं घूम रही हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था। साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र
पंडित रविदास शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रश्न था। देवाक्षर चरित्र किसका है? तो पंडित रविदास शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ एक प्रश्न था, जिसमें क्या था, उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। भारतेंदु के हस्त होने के पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त जी ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मूर्ध ऋषि करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और आप क्या हो गए, सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। किनका? तो पंडित गौरीदत्त जी का। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता, पंडित गौरीदत्त जी लड़कों की कांसी भीड़ पीछे लगाए नागरी के झंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर प्रणाम, जयराम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरी भी कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। नागरी प्रचार ने सभा अपने स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार में लग गई। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर एंथनी पीछे लॉर्ड मैकडोनल्ड काशी में आए, तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरिक को दूर रखने से जनता की जो कठिनाइयां हो रही थी और शिक्षा के समय प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थी उन्हें सामने रखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह की जागृत करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन, जिसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह और आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे अन्य और प्रतिष्ठित लोग थे। लॉर्ड साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया।